हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित एक सामाजिक कहानी जिसका शीर्षक है खनकती चूड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों, समाज को आईना दिखाती हुई इस सामाजिक कहानी के सफ़र पर मेरे साथ। खनकती चूड़ियाँ। अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाओ और हाँ, अपनी ये चूड़ियाँ उतार दो। बगल के कमरे में मेरी पत्नी सोई है। उसे बस पैरालाइसिस हुआ है, अभी मरी नहीं है। जी बाबूजी, अभी उतार देती हूँ ये चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ उतारते उतारते अनायास ही काकुली का मन 4 साल पीछे अपने विवाह की पहली रात में मोहन द्वारा कही गई बात को याद करके सुबह उठता है। अरे, ये चूड़ियाँ उतार दे, बाहर खाट पर बाबा सोया है। नहीं जी, ये तो सुहाग की निशानी है। अम्मा बोली थी, बिटिया इनको कभी ना उतारना। अरे पगली, इधर आ, तेरे सुहाग की निशानी तो मैं रहा यहाँ। और काकुली को पता ही नहीं चला कब वो मोहन के मोह पाश में अपनी चूड़ियों समेत अपनी लाज, शर्म सब कुछ उतारकर उसकी और सिर्फ उसकी हो बैठी। काकुली जैसी सुंदर, सरल और समझदार पत्नी पाकर मोहन की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। काकुली हमेशा हंसती रहती थी, मोहन की सीमित आय में भी बड़ी खुश रहती थी, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ना जाने किसने मोहन को दूर दिल्ली के सुनहरे सपने दिखा दिए थे और मोहन जिद पकड़ बैठा था दिल्ली जाने की। और काकुली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब बाबा ने बोला, बेटा मेरा अब क्या भरोसा, मैं आज हूँ तो कल नहीं। तू मेरी मत सोच, बहू को अपने साथ ही ले जा। मैं तेरे किशन चाचा के पास उन्नाव चला जाऊंगा, बड़े दिन से बुला रहा है। और फिर हमारा क्या बेटा, हम तो सूखे पत्ते हैं, पता नहीं कब झड़ जाएं। तू बस बहू को देख। ये कहकर बाबा एक लंबी सांस खींचते हुए बाहर निकल गए। दिल्ली की चकाचौंध पति पत्नी दोनों को ही बहुत रास आ रही थी। जहां मोहन मंडी से लाकर कभी आलू कभी टमाटर का ठेला लगाता, तो वहीं काकुली ने भी 2-4 घर पकड़ लिए थे जहां वो खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी बीच काकुली के पांव भारी हो गए। मोहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब मोहन ने काकुली का काम भी छुड़वा दिया और खुद का काम बढ़ा लिया। अब वो जगह जगह रात के समय साप्ताहिक बाजारों में भी अपना सब्जी का ठेला लगाने लगा। काकुली ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। भला हो काकुली के पड़ोस में ही रहने वाली रामकली का, जो सरकारी अस्पताल की आया थी। उसने काकुली की इस प्रसव काल में बहुत मदद की। अब काकुली और मोहन की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। 3 साल का भोला भी अब बगल के प्ले स्कूल में जाने लगा था। मगर कहते हैं ना कि किस्मत को करवट लेते समय कहाँ लगता है। आज पूरे 3 दिन हो गए थे मोहन को बुखार आते, और काकुली भी काम पर नहीं जा पाई थी। बस दिन रात मोहन की ही देखभाल में लगी रहती थी। उसने फ़ोन करके अपनी मालकिन से 4 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। जरा टीवी तो चला काकू, जरा देखूं क्या हो रहा है देश में। हाँ, तुम तो बड़े प्रधानमंत्री लगे हो ना, क्या हो रहा है देश में। आराम करो, आंखें दुखेंगी फिर, जो बुखार में भी फोड़ोगे आंखें इस ढोलक में।
अरे पगली, तेरी ये टीवी को ढोलक कहने की आदत कब जाएगी? अब तू शहरी बोली बोला कर। दिल्ली वाली मेम है तू, अब दिल्ली वाली। अच्छा, मेम? इतना कहकर शर्माते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी काकुली। और तभी 3 साल का भोला भी दौड़ कर आया और अपनी माँ के आंचल से लिपट गया। और मोहन ये देखकर जोर से हंस पड़ा और बोला कि देख, बच्चा भी कितना खुश है तेरे मेम बनने से। देख ले काकुली मेम। और चारों तरफ बस उन सब के ठहाके गूंजने लगे। तभी पड़ोस में रहने वाला शंभू, जो मोहन के ही गांव का था, भाग कर आया और जोर जोर से चीखने लगा, मोहन, जल्दी टीवी खोल, देख कोई बीमारी फैली है यहाँ। कल प्रधानमंत्री का भाषण भी आया था। अरे, मेरी बिटिया का तो जन्मदिन था, तो मैं तो आज कहीं गया नहीं, और मेरा टीवी भी खराब है। तू मुझे इतना तो पता नहीं, मगर मनोज, माधव और गणेश सभी भागम भाग मचाए हैं। अरे खोल, जल्दी खोल रे। हाँ हाँ, रुको शंभू भैया, अभी खोलती हूँ, कहकर काकुली ने टीवी चला दिया। टीवी पर लॉकडाउन का समाचार और कोरोना की खबरें चल रही थीं। तभी पड़ोस की सुमन भाभी भी दौड़ती हुई आ गई। अरे लली, बड़ी खतरनाक बीमारी फैली है, महामारी है, महामारी। लली, हम तो कल सुबह ही गांव जा रहे हैं। मेरी मान तो तू भी सामान बांध ले। अच्छा, अब मैं तो चलती हूँ, सामान बांधना है। ये कहकर सुमन भाभी दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। सभी लोगों के साथ अगले ही दिन काकुली और मोहन भी निकल पड़े। काकुली जानती थी कि ये फैसला सही नहीं है। एक तो सभी ट्रेन और अन्य यातायात सरकार ने बंद कर रखे थे, जगह जगह पुलिस लगी थी, और उस पर मोहन का बुखार, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के सफ़ीपुर का सफ़र पैदल तय करना कोई आसान बात नहीं थी। काकुली का मन बहुत विचलित था, मगर मोहन की ऐसी स्थिति देखकर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कभी वो अपने 3 साल के भोला का मुंह देखती, तो कभी मोहन के माथे पर हाथ रख रख कर उसका ताप। चलते चलते शाम हो गई। अब काकुली की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने मोहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी अचानक मोहन चक्कर खाकर गिर पड़ा। काकुली घबरा गई। उसने वहीं फुटपाथ पर बैठकर अपने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। मोहन की आंखें कुछ खुली तो काकुली को तसल्ली पड़ी। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसके सभी साथी उससे बहुत आगे निकल चुके थे। भोला का भूख से रो रो कर बुरा हाल था। काकुली ने उसे प्यार से चुप कराया और अपनी पोटली में से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर भोला को दिया। भोला को गोद में लिटाकर थपकियां देते हुए कब काकुली की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब काकुली की आंख खुली तो उसने जल्दी से मोहन का ताप देखने के लिए उसके माथे पर अपना हाथ रखा, मगर वहां तो ताप का नामो निशान भी नहीं था। बर्फ सा ठंडा मोहन काकुली को बहुत भीतर तक कंपा गया। काकुली की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो जड़ हो गई। ना रोना निकल सका और ना ही उसकी चीख। बिटिया, रात होने वाली है, यहाँ सड़क पर क्यों बैठी हो? वैसे भी आना जाना मना है अभी। देखो, पुलिस आए उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। और देख, जरा तेरा बच्चा भी कैसे चीख चीख कर रो रहा है। कोई जवाब न मिलने पर बूढ़े बाबा ने काकुली को जोर से हिलाया। बाबा के हिलाने पर काकुली चीख पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब काकुली बाबा के साथ शमशान की ओर चल दी, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था, और इत्तेफाक से बाबा वहां का गार्ड था। आज 2 दिन हो गए काकुली को बाबा के साथ उसके घर में रहते हुए। बाबा के बहुत कहने पर वो वहां रुक गई थी, और वैसे भी चाहती भी तो अकेले जाती कहाँ वो ऐसी विषम परिस्थितियों के चलते।
लग रहा था मानो उसके लिए किस्मत ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। रात गहरा गई, 10 बज गए, मगर बाबा नहीं आए। काकुली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। वो पूरी रात बाबा का इंतजार करती रही, मगर बाबा नहीं आए। तब काकुली ने फैसला किया शमशान घाट जाने का। अब यही एक रास्ता था बाबा का पता लगाने का। काकुली ने भोला को गोद में उठाया और शमशान घाट पहुंच गई, मगर वहां भी बाबा को ना पाकर काकुली बहुत चिंतित हो गई। वो बस वहां से लौट ही रही थी कि तभी उसे बाबा की कुर्सी पर बैठा एक आदमी दिखाई दिया। उसने उससे पूछा, भैया वो बाबा? बाबा? अच्छा, वो हरीराम? अरे उसका तो कल यहाँ पंगा हो गया। अरे भैया जरा साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? अरे बहन जी, हुआ ये कि कल यहाँ शमशान पर कोई अंतिम संस्कार खातिर आया रहा, तो लॉकडाउन के चलते भीड़ भाड़ तो मना की है सरकार। बस यही बाबा ने कही दिया, हुईगा बवाल। खुपड़िया में डंडा मार के हरे राम की खुपड़िया खोल दी सालन ने। बूढ़े थे बेचारे, सह ना पाए, अस्पताल ले जाते बखत प्राण छोड़ दिए बेचारन ने। कोई लगते थे का तुम्हारे? अरे सुनो सुनो बहन जी, कहाँ भागी जा रही हो? अरे सुनो तो। आज लॉकडाउन का 11वां दिन था और बाबा के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। सुबह से भोला का रो रो कर बुरा हाल था। काकुली को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। तभी उसे वो शमशान वाला भैया याद आया और वो भोला को गोद में उठाए एक बार फिर चल पड़ती है शमशान की ओर। वहां पहुंचकर वो भैया से पूछती है, भैया कोई मेरे लायक काम हो तो बता दो। भैया मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा बच्चा भूखा है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। काम? बहन तुम्हारे लायक यहाँ का काम, और हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं कि तुम्हार कुछ मदद कर सकी। काकुली आंखों में आंसू लेकर लौटने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे सुनो बहन, शमशान के पीछे से पीछे वाली गली में एक बहुत बड़े बाबूजी राहत हैं और सुना है उनकी महरिया भी बीमार आती हैं। वह पता करो, शायद तुमका वहां कुछ काम मिल जावे। 1 मिनट, इह लो बाबूजी का फोन नंबर। आजकल लॉकडाउन है ना, फोन करके पूछ के तब ही ना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, कौन? जी बाबूजी, हमें वो शमशान वाले भैया ने आपका नंबर दिया है। बाबूजी हमें काम की बहुत ज़रूरत है, हमें कुछ काम दे दो। कुछ भी बाबूजी, कुछ भी, हम सब कुछ कर लेंगे, सब आता है हमें। सब कुछ आता है तुम्हें? अच्छा, दिल बहलाना आता है तुम्हें। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे पागल है क्या, एक बार में समझ नहीं आता क्या? मेरा बिस्तर गर्म करना है, बोल करेगी क्या? काकुली के हाथ से फोन धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। रात गहरा चुकी थी, भोला रोते रोते सो गया था। काकुली आज जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां से उसे अपनी नहीं, अपनी जान की जान दिखाई दे रही थी। काकुली ने भोला के सिर पर ममतामयी हाथ फेरा और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने कंधों पर अपने स्वाभिमान, अपनी ईमानदारी, सच्चाई, अपनी इज्जत और चरित्र की लाश का बोझ उठाकर चल दी बाबूजी के घर की ओर, क्योंकि आज उसके खुद के सामने उसकी ममता, उसकी जिम्मेदारी का पलड़ा ज्यादा भारी था। चल उठ, कि अब बस लेटी ही रहेगी। पहली बार लेटी है ना मखमल के गद्दे पर,
जी बाबूजी। चल ले अपने 500 रुपये और चलती बन, इससे पहले कि सब जाग जाएं। निकल ले, वैसे भी सुबह होने वाली है। और हाँ, फिर जब भी ज़रूरत हो आ जाना। ऐसे बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तुम जैसों के, तो और कौन आएगा भला। जी बाबूजी। 500 का नोट न जाने कब काकुली की आंखों की अविरल नदी में बह गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। दोस्तों, आप सुन रहे थे निशा शर्मा की ही स्वरचित कहानी उन्हीं की आवाज़ में। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी एक और नई कहानी, कुछ नए एहसासों के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बाय बाय, टेक केयर।